हेलो, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर में आता है, बीएससी सेकेंड ईयर में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ये हमने सारी बातें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज जो हम करेंगे वो है एप्लीकेशंस कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मेनली तीन मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। पहली कि फॉर्मेशन constant for a complex formation का डिटर्मिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं। With the use of distribution law we can find the formation constant for a complex formation. Second is the application in the process of extraction. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सहायक है, ये भी हम देखेंगे। तीसरा जो मेजर जो एप्लीकेशन इसकी ये वो है कि हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट किसका, ऑफ ए साल्ट, किसी साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट किस प्रकार से डिफाइन करें, डिटरमाइन करें विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आज हम ये तीन एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में मैं ले रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट किस प्रकार से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। आज हम इसी बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये होता क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मेशन कांस्टेंट को समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक रिएक्शन है कि Ki जो है वो रिएक्ट कर रहा है I2 मॉलिक्यूल के साथ। जो Ki पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ और किसका फॉर्मेशन करता है, Ki3, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मेशन ये करता है। जब ये रिएक्शन होगी उस दौरान इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना होगा वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट। किस प्रकार से करेंगे, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक, इफ time is equal to 0 then the concentration of Ki, let us say the A mole per liter and the concentration of I2 be the B mole per liter and the concentration of Ki3 will be 0 because at initial time the Ki do not react with I2, ठीक है, so do not form Ki3। when t बराबर t टाइम, जब t के बराबर होगा यानी कि कुछ समय के बाद इसका जो है कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लो x मोल पर मोल क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो जी ये कितना बच गया, a था, a में से x पार्ट देखा, एक मॉलिक्यूल जो है Ki का वो एक मॉलिक्यूल I2 के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल Ki3 का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही I2 डिसोसिएट होगा, उतना ही Ki3 का क्या होगा, फॉर्मेशन। यानी कि ये कितना बच गया, दैट इज द A माइनस x, ये कितना बच गया, दैट इज द B माइनस x, ठीक है। और ये दोनों किस में है, मोल पर लीटर में। तो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है दैट इज द, इसको आप बोल सकते हो Kf, या बोल सकते हो फॉर्मेशन कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि KF इज इक्वल टू एक्स, बोले तो क्या है KI3 कितना फॉर्म्ड हुआ है वो डिवाइड बाय A माइनस एक्स है क्या। देखो इनिशियल में कंसंट्रेशन जो है KI की वो A थी और A माइनस एक्स क्या है बची हुई कंसंट्रेशन, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ KI3 हाउ मच क्वांटिटी ऑफ KI आर लेफ्ट, दैट इज इसको क्या लिखूंगा KI की वो कंसंट्रेशन जो अब भी अनडिसोसिएटेड है, जो अब भी अनडिसोसिएटेड या बोले तो एक प्रकार से फ्री कंसंट्रेशन है वो, ठीक है। इसी प्रकार क्या है I2 की वो कंसंट्रेशन जो कि अब भी क्या है फ्रीली अवेलेबल या अब भी क्या है अनडिसोसिएट, जो कि अब भी डिसोसिएट नहीं हुई है, यानी कि अपने को ये वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखते हैं कैसे क्या इसमें करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें इसके बारे में। इसको समझने के लिए मैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा सॉल्यूट का जब हमारे पास दो इमिसिबल सॉल्वेंट हो। तो लेट अस से कि मेरे पास दो सॉल्वेंट है, ये मान लो सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, ये मान लो क्या है दैट इज द सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट, और इसके साथ हमने बाद में चलो बाद में कनेक्ट करेंगे इसके साथ। लेट अस से दिस इज द aqueous सॉल्यूशन, दिस इज द वाटर की जो सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट है वो कैसा है जी वाटर सॉल्यूशन है, aqueous है। फिलहाल मेरे पास क्या है aqueous है। तो जी aqueous के अंदर I2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब कितना कर रखा है मेरे को नहीं पता कितना है, मेरे को ये पता है कि I2 की जो टोटल कंटेंट था, I2 का जो टोटल कंटेंट था वो भी इनिशियल में वो कितना था, लेट अस कंसीडर कुछ भी ABCD वैल्यू मान लो, लेट अस मान लो P मोल पर लीटर है, P मोल पर लीटर। I2 की टोटल कंसंट्रेशन है इनिशियल में, कहां पर aqueous में, फिलहाल कहां पर है ये aqueous में, ठीक है। अच्छा अब जब मैं इस वाटर के साथ कोई दूसरा सॉल्वेंट लेके आया, कोई दूसरा सॉल्वेंट मान लो कोई दूसरा सॉल्वेंट है, दिस इज द सॉल्वेंट नंबर सेकंड, जो कि सॉल्वेंट नंबर सेकंड जो कि वाटर के साथ किसका काम करता है इमिसिबल का काम करता है। लेट अस से CH2 वो सॉल्यूशन है, कार्बन डाइसल्फाइड वो सॉल्यूशन है जो वाटर के साथ इमिसिबल का काम करता है। अब जो I2 की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि I2 वाटर में भी डिजोल्व होता है और CH2 में भी डिजोल्व होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा सोल्यूट का जब सोल्यूट बोथ द सॉल्वेंट बोथ द इमिसिबल सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए। यदि एक में भी डिजोल्व नहीं हुआ इट मींस वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं यही कहूंगा कि पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझे, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो होगा क्या कि I2 का कुछ कंटेंट कुछ टोटल कितना था दैट इज द P था, टोटल कितना था दैट इज द P था, P में से कुछ कंटेंट I2 का कहां चला गया CH2 में चला गया। तो जी यहां कितना बच गया जी यहाँ पे P माइनस एक्स बच गया, लेट अस से यहाँ पे P1 आ गया, P1 आ गया, तो यहाँ कितना बच गया जी P में से P1 घटा देंगे आ गया। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूं कि टोटल कंसंट्रेशन जो थी, जो P टोटल कंसंट्रेशन थी वो कहां है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाटर में भी है और वो CH2 के अंदर भी है। तो हम इसको ये लिखेंगे कि I2 की aqueous में और प्लस CH2 में जो टोटल कंसंट्रेशन है वो कितनी है P के बराबर, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगी I2 की जो टोटल कंसंट्रेशन है दैट इज द aqueous प्लस CH2 वो बराबर किसके रहेगी जी I2 की वो कंसंट्रेशन टोटल कंसंट्रेशन जो कि aqueous में है वो प्लस I2 की वो कंसंट्रेशन टोटल जो CH2 में है। यानी कि टोटल I2 CH2 में कितना प्रेजेंट है वो प्लस टोटल I2 वाटर में कितना प्रेजेंट है वो, दोनों को जोड़ दो टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी कौन सी इनिशियल में कितनी है वो हमारी वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अगर मान लो यहां पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन न हो,
क्योंकि अभी तक के आई को मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं है यहाँ पे। जब के आई को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा तो यहाँ पे यानी कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग के आई इन aqueous solution the Nernst distribution law is क्या रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू I2 की कंसंट्रेशन फ्रीली जो प्रेजेंट एक्वस में वो डिवाइड बाय I2 की कंसंट्रेशन जो फ्रीली प्रेजेंट है CS2 में वो। अब देखो, अब यहां मैंने फ्री लिखा है, यहां मैंने टोटल लिख रखा है। अब भाई जो P1 है वो टोटल कंसंट्रेशन है CS2 की। P1 जो है मैंने क्या कहा कि I2 की जो कंसंट्रेशन है CS2 में, फ्रीली बोल दो या इसको बोल दो I2 टोटल कंसंट्रेशन कहां पर CS2 में, ये कितनी है, दैट इज द P1 मोल पर लीटर है। कितनी है, P1 मोल पर लीटर। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी भी कंसंट्रेशन अवेलेबल है CS2 में आयोडीन की, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, वो तो क्या है, फ्रीली अवेलेबल है ही है। तो यही है नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या कि अकॉर्डिंग टू नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट टू द सॉल्वेंट नंबर सेकंड इज ऑलवेज बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कब है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि केआई को जो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया आपका सॉल्यूशन में तब की बात है, तब ये कहानी होगी। बट मान लो क्यों तब ये कहानी क्यों होगी, क्योंकि आपका सॉल्यूशन में जो टोटल कंसंट्रेशन है आयोडीन की वो कितनी है भाई, P माइनस P1 है, और ये कंसंट्रेशन भी रिएक्ट भी नहीं कर रही, रिएक्ट कर ही नहीं रही, तो जो कंसंट्रेशन है वही क्या है, फ्रीली अवेलेबल। अब मान लो यहां पर KI इंट्रोड्यूस करवा दिया, KI को हमने क्या कर दिया जी, इंट्रोड्यूस। ठीक है, एक बार मैं इस कंसेप्ट को एक बार ऊपर लिख देता हूं ताकि मेरे को रफ वर्क के लिए जगह बच जाए। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, दैट इज द KF इज इक्वल टू KI3, कौन सी कंसंट्रेशन है जो कि फॉर्म्ड हुई है, वो कहां पे फॉर्म्ड होगी, एक्वस में, क्योंकि एक्वस में KI को क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस। KI की वो कंसंट्रेशन जो फ्रीली अवेलेबल है कहां, एक्वस में, और आयोडीन की वो कंसंट्रेशन कहां, एक्वस में, जो कि अब भी क्या है, फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, ये लो भाई। ओके, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो यहां से आप कर सकते हैं, उतार लेना इसको। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमें वैल्यू निकालनी है, ये सारी अभी तक वैल्यू एक भी नहीं निकली है। अभी सिर्फ मेरे को पता क्या है, मेरे को गिवन क्या है, ये वाली क्वांटिटी गिवन है, दैट क्वांटिटी विल बी गिवन, क्योंकि कितनी अमाउंट में इनिशियल में यहां पे ऐड कर रहा हूं वो मेरे को क्या है, नोन है। ये वैल्यू क्या है, मेरे को नोन है, ये वैल्यू मुझे पता है। अब देखो, ये वैल्यू पता है, अगर इन दोनों में से एक वैल्यू निकल जाए तो दूसरी वैल्यू निकाल सकता हूं। अच्छा, अब मैं यहां पर जो आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है ना, आयोडीन की कंसंट्रेशन कौन सी, जो फ्रीली या बोल सकते हो को टोटल जो कंसंट्रेशन है किसकी, किसमें, दैट इज द CS2 लेयर में, वो मान लो लेट अस कंसीडर वो x मोल है, वो कितनी है, x मोल पर लीटर, x मोल। अब ये जो वैल्यू रहेगी आयोडीन की कंसंट्रेशन CS2 के अंदर जो कि x मोल पर लीटर मैंने मानी है, ये भी क्या रहेगी, गिवन रहेगी। ये इसको आप बोल सकते हो, ये मैं क्या कर सकता हूं भाई, कैलकुलेट कर सकता हूं। ये कहां से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट बाय टाइट्रेशन मेथड, टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड की हेल्प से मैं आयोडीन की कंसंट्रेशन यहां इस CS2 लेयर में आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये x जो है वो भी मेरे को क्या है, पता है। अब जब ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, तो आयोडीन की जो टोटल कंसंट्रेशन है एक्वस में वो निकल जाएगी यहां से। कैसे निकलेगी, मैं साथ में पैरेलल में कर रहा हूं। यहां पर क्या निकला, आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन, फ्री नहीं बोल सकता अब यहां पे, क्योंकि क्या पता ये रिएक्ट कर जाए या और कुछ कर जाए, मैं टोटल नाम दूंगा इसको। I2 की टोटल कंसंट्रेशन जो कि एक्वस में है वो किसके बराबर होगा जी,
बराबर होगा आयोडीन की टोटल कंसंट्रेशन कहाँ aqueous प्लस CS2 प्लस माइनस में आयोडीन की टोटल कंसंट्रेशन, ये इसको बोल सकते हो आप फ्री कंसंट्रेशन CS2 में, क्योंकि CS2 में किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि Ki को मैं कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और किसका फॉर्मेशन होगा यहां से Ki3 का। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई I2 दैट इज द टोटल कंसंट्रेशन aqueous में बराबर किसके आएगी, ये कितनी वैल्यू है दैट इज द P माइनस ये कितनी वैल्यू है, यहाँ पे P1 मानी है, तो आप इसको x की बजाय क्या मान लो दैट इज द P1, तो यहाँ कितना जाएगा P माइनस P1 मोल पर लीटर। ये वैल्यू आ गई क्या, किसकी वैल्यू, दैट इज द aqueous I2 की aqueous में टोटल। तो यहां लिख रहा हूं उसको भी साइड में, I2 की टोटल कंसंट्रेशन आ गई aqueous में कितनी, P माइनस P1, ये इसको आप बोल सकते हो लेट अस से B मोल पर लीटर, लेट अस से B मोल पर लीटर। ये वैल्यू अपनी निकल गई, एक वैल्यू ये निकल गई, एक वैल्यू ये निकल गई। अच्छा ठीक है, अब एक बार मैं इस पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं रहा, ये आप नोट्स बना लेंगे यहां से उतारने के बाद। अब देखो, अब जो मेन पर्पस है वो ये है, अब मैंने क्या किया, Ki की अमाउंट aqueous में वाटर सॉल्यूशन में सोलवेंट नंबर फर्स्ट में ऐड कर दी। अब कितनी अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो भी तो मेरे को पता है भाई, यानी कि मेरे को पता क्या है, मेरे को ये पता है कि Ki की जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है इनिशियल में, इनिशियल बोल दो या टोटल बोल दो, कहां पर aqueous में, वो भी पता है दैट इज द C मोल पर लीटर है, क्योंकि ये तो मैं ऐड कर रहा हूं, ये तो मेरे पास क्या है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, दैट इज द गिवन है भाई, ये हम आसानी से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। ओके अच्छा, ये हो सकता है आपको सीन नहीं कर रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा इन सभी को मिटा के ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग से जो जो वैल्यू है वो मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं। वो क्या था, पहली जो वैल्यू है वो ये है, जो जो गिवन है वो है कि I2 की जो टोटल कंसंट्रेशन है aqueous प्लस में CS2 दैट इज द कितनी थी, P मोल पर लीटर। ओके, I2 की जो टोटल कंसंट्रेशन है या फ्री कंसंट्रेशन है कहां पर, CS2 में, दैट इज द कितनी है, P1 मोल पर लीटर। ये क्या, इस ये हमने कहां से निकाली, बाय टाइट्रेशन मेथड, बाय टाइट्रेशन मेथड हमने क्या किए, कैलकुलेट किए, कैलकुलेट बाय टाइट्रेशन मेथड। उसके बाद जो एक और कंसंट्रेशन थी दैट इज द आयोडीन की जो टोटल कंसंट्रेशन थी aqueous में, वो कैसे निकाली भाई, P में से हमने क्या घटा दिया P1, इसको हमने क्या मान रखा है, दैट इज द B मोल पर लीटर। एक ये वैल्यू आई है, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब एक और भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लिखा, तो वो भी मैं लिख देता हूं, क्या, दैट इज द क्या था, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, बिफोर एडिंग, इंट्रोड्यूसिंग की बजाय कर लो एडिंग, बिफोर एडिंग Ki सॉल्यूशन इन aqueous सॉल्यूशन, या उसको बोल दो सोलवेंट नंबर फर्स्ट, द नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज क्या था, K बराबर आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन aqueous में डिवाइड बाय आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन कहां पे, दैट इज द CS2 में। aqueous में कितनी है, aqueous में कितनी है, दैट इज द B है, और यहां कितनी है, दैट इज द P1 है। ये हम इजीली क्या कर लेंगे जी, कैलकुलेट कर लेंगे। कब, जब Ki नहीं है तब की बात है। अब यहां पे ये अप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि Ki को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब Ki मैंने कितना डाला, सबसे पहले तो यही कंसंट्रेशन कि भाई Ki की जो टोटल कंसंट्रेशन ऐड की है मैंने aqueous सॉल्यूशन, वो कितनी की है, लेट अस से C मोल पर लीटर है। ये भी क्या रहेगी अपने पास, गिवन रहेगी, ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी,
ये क्वांटिटी गिवन रहेगी अपने को। ओके, ठीक बात है। के आई इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था दैट इज द b बाई P1, ये क्या हो गया फेल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये KI है, यहां पर ये जो KI है वो I2 के साथ क्या करेगा जी, रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, KI3। जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले करवाया कि बिफोर रिएक्टिंग t बराबर 0 का मतलब क्या है, बिफोर रिएक्टिंग एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बात है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और रिएक्ट करने से पहले जो KI की वैल्यू है, जो KI की वैल्यू है वो कितनी है भाई, KI की वैल्यू कितनी है, कितने लेके चल रहे हैं, दैट इज C लेके चल रहे हैं। आयोडीन कितना था जी, आयोडीन की अमाउंट एक्वस में, क्योंकि इंट्रोड्यूस क्या किया एक्वस में, कितनी थी जी, B मोल थी। तो ये कितना है, अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है, T बराबर T टाइम, इसका मतलब आफ्टर रिएक्टिंग, रिएक्ट करने के बाद एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया रिएक्ट भी हो गया। तो ये कितना फॉर्म हो गया x, ये कितना बच गया C माइनस एक्स और B माइनस एक्स, यानी कि एक प्रकार से ये कहूं KI की जो वैल्यू है जो कि डिसोसिएट हुई है एक्वस में, वो किसके बराबर है, उस कंसंट्रेशन के बराबर है जो उस कंसंट्रेशन आयोडीन की वो कंसंट्रेशन जो कि डिसोसिएट हुई है एक्वस, यानी कि KI और आयोडीन दोनों इक्वल अमाउंट में डिसोसिएट होंगे, कहां पर, एक्वस में। और जितना KI डिसोसिएट होगा उतना ही I2 डिसोसिएट होगा, जितना I2 डिसोसिएट होगा उतना ही KI3 क्या होगा, एक्वस में फॉर्म्ड होगा, उतना ही KI एक्वस में क्या होगा जी, फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब मेरे को पता क्या है जी, मेरे को ये पता है टोटल कंसंट्रेशन, यहाँ कितनी कंसंट्रेशन बच गई, आई डोंट नो कितनी कंसंट्रेशन बच गई। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करता हूं, तब निकालता हूं कि क्या वैल्यू निकलेगी। मैं यहां कर रहा हूं आफ्टर एडिंग KI solution in aqueous solution, the Nernst distribution law become, क्या बनेगा जी, K की वैल्यू क्या आएगी, आयोडीन की वो कंसंट्रेशन फ्रीली जो एक्वस में है डिवाइड बाय आयोडीन की वो कंसंट्रेशन फ्रीली जो कि CH2 में है। और मेरे को निकालना क्या है, आयोडीन की वो कंसंट्रेशन निकालनी है फ्रीली जो कि एक्वस में है। ठीक है, कैसे निकालूंगा आप ध्यान से देखना। ये तो हो गया आयोडीन फ्रीली एक्वस में। ओके, अच्छा अब यहां तो आयोडीन फ्री एक्वस में लिख दिया था B, क्योंकि KI था ही नहीं, तो जितना यहां टोटल था वो सारा का सारा क्या था, फ्री था। बट अब यहां B में से कुछ पोर्शन आयोडीन का टोटल कंसंट्रेशन B था एक्वस में, इस B में से कुछ पोर्शन KI के साथ क्या कर गया भाई, रिएक्ट कर गया, तो बच कितना गया, दैट इज द B माइनस एक्स बच गया। तो अपने को तो बची हुई कंसंट्रेशन लेनी है ना कि टोटल कंसंट्रेशन। तो ये I2 free aqueous after adding the KI is not equal to B, that is the B minus X। ये हम बाद में बताएंगे कि किस प्रकार से है। बट आयोडीन CH2 में आयोडीन अब भी क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि CH2 के अंदर आयोडीन रिएक्ट ही नहीं कर रहा किसी KI के साथ। तो ये CH2 की कंसंट्रेशन I2 की कंसंट्रेशन CH2 लेयर में कितनी है, दैट इज द P1 है। तो ये कितना गया, दैट इज द P1। तो यहां से क्या निकल गया, आयोडीन की कंसंट्रेशन निकल गई जो कि फ्रीली अवेलेबल है एक्वस में, किसके बराबर आई, K इनटू में P1। ये वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर चुके हैं, किसमें आएगी, मोल पर लीटर में। यानी कि ये जो वैल्यूज थी KI जितना डिसोसिएट हुआ वो I2 जितना डिसोसिएट हुआ वो KI जितना फॉर्म्ड हुआ, ये तीनों हम अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन हुआ कैसे करेंगे। तो एक बार इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, KI की वैल्यू लिख लेना, KI की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, C, यानी कि यहां है, आप देख लेना या वीडियो को बैक करके देख लेना जहां भी ये यूज हो। अब देखो यहां पर जो आयोडीन है एक्वस में, टोटल आयोडीन किसके बराबर है भाई, एक्वस में टोटल आयोडीन, दैट इज द आयोडीन की वो कंसंट्रेशन एक्वस में
जो कि अब भी फ्री है आफ्टर द रिएक्टिंग, प्लस आयोडीन की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि रिएक्ट हो चुकी या डिसोसिएट हो चुकी, या इसको बोल सकते हो आप रिएक्ट हो चुकी है। अब अपने को तो डिसोसिएट वाली निकालनी है जी, निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन ऐसी है जो कि डिसोसिएट हो गई या जो कि रिएक्ट कर गई aqueous सॉल्यूशन में Ki के साथ, कितने किसके बराबर आएगा, दैट इज द I2 की जो टोटल कंसंट्रेशन थी वो टोटल में से I2 की वो कंसंट्रेशन घटा दूंगा aqueous में जो कि अब भी क्या है, फेलियर। टोटल थी B में से X पोर्शन रिएक्ट कर गया तो बच कितनी गई जी, B माइनस एक्स बच गई। तो हम तो ये कहेंगे टोटल में से बची हुई कंसंट्रेशन घटा दो तो कौन सी कंसंट्रेशन आ जाएगी, डिसोसिएट वाली। टोटल कितनी है जी, B है, टोटल कितनी है जी, B है। रिएक्ट कितने, 3 कितनी है जी, ये निकाल दी विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमने वैल्यू क्या कर दी जी, फाइंड आउट, क्या निकला, Kp1। लेट अस कंप्लीट, विल बी D मोल पर लीटर, यानी कि I2 की जो कंसंट्रेशन aqueous में डिसोसिएट हुई है वो मैंने निकाल दी, क्या, दैट इज द D मोल पर लीटर। D मोल पर लीटर हमारी यहां से कैलकुलेट हो चुकी है। अब जब ये D अमाउंट है तो ये भी D अमाउंट है और ये भी कितना अमाउंट है, दैट इज द D मोल पर लीटर, यानी कि तीनों एक साथ फाइंड आउट हो गए कि D अमाउंट I2 डिसोसिएट हुई है, यानी कि D अमाउंट I2 रिएक्ट की गई है D अमाउंट Ki के साथ, और किसका फॉर्मेशन हुआ है, D अमाउंट Ki3 का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमने वैल्यू यहां से निकाल दी। तो यानी कि अब यहां देखो, यहां तो Ki3 कितना फॉर्म हुआ, दैट इज द D, ये तो यहां पुट कर दिया। Ki कितना फ्रीली है नहीं पता जी, अभी तक फाइंड आउट किया ही नहीं है। I2 फ्री aqueous में कितना है, विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फाइंड आउट कर दिया, दैट इज द K into P1, K into में P1। अब बच कितना गया जी, बच सिर्फ Ki को निकालना है। अच्छा जी, Ki को भी जी यदि हम देखें, Ki को भी यदि हम देखें तो जी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, इसको भी मिटा देता हूं एक बार, ठीक है, समझ जाना आप, या वीडियो को बैक करके देख लेना। Ki की जो टोटल अमाउंट है ना aqueous में वो किसके बराबर है, वो बराबर है Ki की वो अमाउंट aqueous में जो कि डिसोसिएट हो चुकी है वो, प्लस Ki की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि अब भी फ्रीली अवेलेबल है वो। डिसोसिएट कितनी हुई है ये मेरे को पता है कितनी हुई, दैट इज द D अमाउंट। फ्री कितनी है ये मेरे को निकालना है, तो फ्री निकालना है, निकाल ली, कैसे निकलेगी जी, टोटल में से, टोटल कंसंट्रेशन में से हम क्या घटा देंगे जी, माइनस कर देंगे किसकी कंसंट्रेशन, Ki की वो कंसंट्रेशन जो कि डिसोसिएट हुई है। टोटल में से डिसोसिएट घटा दिया तो बस कितना गया, फ्रीली गया। टोटल कितना था, दैट इज द C अमाउंट थी, डिसोसिएट कितना हो गया, दैट इज द D अमाउंट हो गया। तो C माइनस D मोल पर लीटर क्या हो गई, अब भी फ्रीली अवेलेबल है, यानी कि Ki की जो टोटल फ्री कंसंट्रेशन, टोटल फ्री कंसंट्रेशन है, दैट इज कितनी है, C माइनस D मोल पर लीटर। ये वैल्यू हमने यहां से क्या कर दी थी, फाइंड आउट, C माइनस D मोल पर लीटर। यानी कि यहां पर आप लोगों का जो Kf निकल के आया वो कितना निकल के आया, दैट इज D अपॉन K इंटू P1 मल्टीप्लाई C माइनस D। ये वैल्यू आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकला है। तो किस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आप आसानी से यहां से देख सकते हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व करता हूं। एक ऐसा एग्जांपल है जो हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम वो एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन CS2 एंड वाटर। बिटवीन CS2 एंड वाटर का मतलब है कि जो K की वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है, वो पहले CS2 और बाद में बात, यानी कि आयोडीन, ऊपर क्या लिखेंगे, आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन कहां, CS2 में, डिवाइड बाय आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन कहां, aqueous में। ध्यान रखना, यदि यहां होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आयोडीन का
बिटवीन वाटर एंड CS2, तो वाटर आता है नोमिनेटर में, CS2 आता है डिनोमिनेटर में, बट ये कह रहा है कि CS2 एंड वाटर, तो CS2 आएगा ऊपर और वाटर आएगा नीचे। ये कितनी वैल्यू है, दैट इज द 410, और ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब क्या, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास दो लेयर है भाई। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास दो सोलवेंट है, सोलवेंट फर्स्ट एंड सोलवेंट नंबर सेकंड। ये सोलवेंट है एक्वस लेयर, वाटर कह सकते हो, ये सोलवेंट है CS2, दोनों में आयोडीन है, आयोडीन दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक्वस में आयोडीन रिएक्ट करेगा Ki के साथ, किसका फॉर्मेशन करेगा, Ki3 का। अब जो जो गिवन है वो लिखते चले जाएंगे, जो जो गिवन है वो यहां लिखा हूं, क्या क्या गिवन है ध्यान रखना। पहला है K की वैल्यू 410, किसके बराबर, आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन CS2 में डिवाइड बाय आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन कहां पर, दैट इज द एक्वस में। ये वैल्यू क्या है यहां पर गिवन है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ Ki कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ द साल्ट, यानी कि Ki की कंसंट्रेशन दे रहा है भाई, वो Ki की टोटल कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है एक्वस में। अब यहां तो अमाउंट गिवन है, दैट इज 8 ग्राम। अब मास को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। मोल होता है मास बाय मोलर मास और 1 बाय वॉल्यूम। तो मास होगा 8 ग्राम, मोलर मास, आप किसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, Ki का कितना होता है 166, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितने में परसेंट है, पर लीटर में, तो 1 लीटर होगा, यानी कि कितना आया 8 डिवाइड बाय 166, दैट इज द आंसर आएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्यों, क्योंकि ये है ग्राम पर मोल और गुणा में 1, ऊपर जाएगा मोल, ये लीटर ऊपर जाएगा पर लीटर, यानी कि 8 बाय 166। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ये 0.0482 मोल पर लीटर। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे 0.0482 मोल पर लीटर। ये वैल्यू यहां पर क्या है जी, गिवन है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि जब तक इक्विलिब्रियम न हो जाए तब तक हमने इसको किया। उसके बाद कह रहे हैं कि इट वाज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम ऑफ एक्वस लेयर कंटेन इतना ग्राम आयोडीन पर लीटर, 1 लीटर में कितना ग्राम है 2.5, तो इसकी भी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। कहां पे गिवन है ये, इट वाज फाउंड दैट द इक्विलिब्रियम द एक्वस लेयर कंटेन, एक्वस में प्रेजेंट है, यानी कि I2 की अमाउंट, फ्री अमाउंट, कहां पर, फ्री नहीं टोटल, क्योंकि फ्री तो रिएक्ट करेगी, कहां पे, टोटल अमाउंट कितनी गिवन है जी, दैट इज द 2.15, तो कंसंट्रेशन निकालो, 2.15 डिवाइड बाय आयोडीन कितना है 254 और लीटर 1 है, तो 2.15 डिवाइड बाय 254, 2.15 डिवाइड बाय 254, आंसर आएगा कितना 0.0085, यानी आंसर आया 0.0085 मोल पर लीटर। ये वो कंसंट्रेशन है आयोडीन की जो टोटल है कहां पर, एक्वस में। एंड CS2 में कितनी है भाई, CS2 में जी गिवन है 35.42 ग्राम। CS2 में लिख लो, यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, आयोडीन की फ्री कंसंट्रेशन या टोटल कंसंट्रेशन CS2 में कितनी है 35.42, 35.42 को हमने डिवाइड किससे करना पड़ेगा, आयोडीन है 254 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 35.42 भाग में 254, आंसर आएगा 0.1395, 0.1395 मोल पर लीटर। ये यहाँ पे वैल्यू क्या है गिवन है, यानी कि जो जो गिवन था वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्नेस कहता है कि K की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, I2 की वो कंसंट्रेशन फ्रीली जो कि
यहाँ क्या था CS2, ऊपर CS2 डिवाइड बाय आयोडीन की वो कंसंट्रेशन जो कि aqueous में हो। अब CS2 में कितना है, CS2 में कितना है, CS2 में ये रहा फ्रीली कितना है दिस, aqueous में निकल जाएगा, यहां से निकालो। I2 की aqueous में फ्रीली कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, दैट इज द के नहीं, I2 की वो अमाउंट फ्रीली जो कि CS2 में वो डिवाइड बाय के, यानी कि फ्रीली कितनी है CS2 में 0.1395 बटे कितना आएगा 410, 0.1395 भाग में 410, ये वैल्यू आएगी जी 0.00003402 0.03402 मोल पर लीटर। ये अपना यहाँ पे क्या आया जी, आंसर आया। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है ये, यहां याद रखना आयोडीन की वैल्यू आई है। अब देखो, अब क्या था जी, I2 जो है वो KI के साथ क्या कर रहा है जी, रिएक्ट करके KI3 बना रहा है। तो T बराबर T टाइम ये कंसंट्रेशन कितनी थी, ये कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी है जो भी है ये, दैट इज द मान लो A है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया A। KI की कंसंट्रेशन कितनी है, KI, ये KI ही था, सॉरी ये A है KI, और I2 कितना था, दैट इज, इसको मान लो आप B, दैट इज कितना है B, ये अभी तक फाउंड हुआ नहीं है। T बराबर T टाइम पे ये X बनेगा, तो ये A माइनस एक्स, ये कितना B माइनस एक्स, यानी कि यहां पर क्या निकल गया है कि आयोडीन की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि डिसोसिएट हुई है बराबर किसके रहेगी, KI3 की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि डिसोसिएट होगी, या फिर KI3 की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि फॉर्म्ड हुई है, ये बराबर रहेंगे। दूसरा क्या कि आयोडीन की जो कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुई है वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जी आयोडीन की जो टोटल कंसंट्रेशन थी अवेलेबल aqueous में, उस टोटल में से आयोडीन की वो कंसंट्रेशन घटा दूंगा जो अब भी अनडिसोसिएटेड है। कितने निकल गया ये, टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, ये 0.0085, ठीक है, और फ्रीली कितनी अवेलेबल है, दैट इज दिस 0.00034002, घटाओ भाई आंसर, 0.0085 में से घटा दिया 0.00034002, तो ये आंसर कितना है 0.0008159 मोल पर लीटर आंसर आया। ये कौन सी कंसंट्रेशन आई है, I2 की वो कंसंट्रेशन जो कि डिसोसिएट हुई है aqueous लेयर में, ये वो कंसंट्रेशन निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0.008159 मोल पर लीटर, यानी कि इतना ही तो I2 डिसोसिएट होगा, इतना ही KI डिसोसिएट होगा, और इतना ही KI3 क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। अब सिर्फ मेरे को KI कितना बच गया, क्योंकि इस दौरान जो K की वैल्यू है वो K की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, K की वैल्यू ये रहेगी कि K बराबर है KI3 की वो कंसंट्रेशन जो फॉर्म्ड हुई है aqueous में, डिवाइड बाय KI की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि फ्रीली अवेलेबल है, I2 की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो कि फ्रीली अवेलेबल है। ये वैल्यू अपने को क्या करनी है जी, कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमने ये निकाल दी, ये निकाल दी, KI बच गई। तो जैसे ये KI वैसे आप KI करो, क्या कि KI की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो डिसोसिएट हुई है किसके बराबर है, KI की वो कंसंट्रेशन aqueous में जो टोटल है वो माइनस जितनी फ्रीली अवेलेबल है वो। अब फ्रीली अवेलेबल तो अपने को निकालना था, तो फ्री कैसे निकालेंगे, टोटल में से जो डिसोसिएट हो चुकी वो हम घटा दें। ठीक है, अब डिसोसिएट कितनी हुई है ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, किसके बराबर, जिसके बराबर। तो KI की फ्री कंसंट्रेशन कितनी आएगी, टोटल कितनी है
टोटल गिवन है ये 0.0482 0.0482 माइनस घटा दूंगा 0.008158 तो आंसर आएगा ये कितना, अप्रोक्स आंसर आएगा 0.0482 में से घटा दिया 0.008158 आंसर आया 0.04004 मोल पर लीटर आंसर आया। के आई की वो कंसंट्रेशन आएगी फ्रीली जो कि आपस में है। तो हमें तो निकालना क्या था, ये वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू निकालनी थी, सब कुछ वैल्यू निकाल ली, आप सिर्फ पुट करनी है। पुट करते हैं, देखना जरा क्या आंसर आएगा। एक बार सबको मिटा देता हूं जो जो गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, क्या क्या गिवन है यहीं पे लिख दूं। के बराबर है KI3 फॉर्म में कितना हुआ भाई, KI3 फॉर्म में कितना हुआ, ये रहा 0.008158 डिवाइड बाय KI आपस में कितना फॉर्म हुआ है, फ्रीली अवेलेबल। KI आपस में कितना फ्रीली अवेलेबल है 0.04004 मल्टीप्लाई I2 कितना फ्रीली अवेलेबल है, I2 कितना फ्रीली अवेलेबल है ये निकाल दिया, कितना है 0.00034002, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो निकल के आई है, वैल्यू जो के की निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 0.08158 डिवाइड बाय 0.4004 0.000 इसको आप सोल्व कर लेना। तो ये जो आंसर है अप्रोक्स आपका चेक करते हैं कितना आता है 0.04004 मल्टीप्लाई 0.0003402 तो ये आएगा 0.008158 डिवाइड बाय 0.000162, ठीक है। इसको डिवाइड करो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फॉर्मेशन कांस्टेंट वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा 0.008158 भाग में 0.401362 आंसर आएगा 599.1 के आसपास आंसर आएगा, 599.1 के आसपास आपका आंसर आएगा। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में जो इन्होंने क्या किया था, आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट किया था CS2 एंड वाटर में, आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट किया था CS2 एंड वाटर में, और फिर कहा था कि इसमें 8 ग्राम इन्होंने आयोडीन को भी डाल दिया। तो आयोडीन क्या करेगा जी, रिएक्ट करेगा KI के साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा KI3। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जब आयोडीन रिएक्ट करेगा KI के साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा KI3 का, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या रहेगा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट इज द KF की वैल्यू, तो KF कितना निकल के आएगा 599.1। ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन की, हाउ टू यूज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टू डिटरमाइन द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। आज ये एप्लीकेशन थी, कल जो है आने वाली 2 एप्लीकेशन करेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट किस प्रकार से निकालते विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।